हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 होगा, जिसको हम व्यक्तिक भिन्नता बोलते हैं। और ये जो होगा बुद्धि और सृजनात्मकता होगा, यानी ह्यूमन डाइवर्सिटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। थोड़ा बड़ा चैप्टर ज़रूर है, आई थिंक पूरे बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। पर मेरा मानना है कि आपको कुछ बेहतरीन यहाँ से ज़रूर मिलने वाला है। और नेट वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, तभी इस वीडियो को देखिएगा, इस चैप्टर को देखिएगा, नहीं तो ये चैप्टर आपको उबा देगा। तो आइए और शुरू करते हैं कि मानव भिन्नता और जो इसमें बुद्धि और सृजनात्मकता जो है आती है। इसके पहले हम पढ़े थे कल वाले चैप्टर में, जिसमें हम मानव भिन्नता पढ़े थे, और उसमें पढ़े थे हम व्यक्तिक भिन्नता और शिक्षा व्यवस्था। और आज पढ़ेंगे मानव भिन्नता में बुद्धि और सृजनात्मकता। फिर इसके आगे पढ़ेंगे थॉर्नडाइक वगैरह आएंगे, और भी कई सारे लोग आएंगे। और बहुविधि जो है वो भी बहुबुद्धि के सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत, और भी कई सारे लोग हैं जिनके सिद्धांत हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज़ समझ में आने वाला है। तो आइए और शुरू कर ही लेते हैं। बुद्धि का अर्थ या फिर परिभाषा क्या है, आइए और इसको हम बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान शक्ति तथा मेधा है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। समझ, सूझबूझ जिसको हम बोलते हैं, यह एक जो है अनुमानिक ज्ञान शक्ति है, क्योंकि इसका ज्ञान जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाता, बल्कि क्रियाओं या फिर व्यवहारों के माध्यम से होता है। जब कोई बालक अपने पाठ्य को जो है अपने साथियों के अपेक्षा जो है कम ही समय में याद कर लेता है, तो वह अन्य बालकों की अपेक्षा जो है ज़्यादा बुद्धिमान समझ जाता है। तो बुद्धि के बारे में कहा जाता है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापते हैं। तो सीखना से संबंधित जो है हम कुछ परिभाषाएं जानेंगे। इसके आगे जो है बुद्धि के बारे में भी कई सारी बातें जानने बाकी है। तो आइए सबसे पहले हम सीखना क्या है, यानी लर्निंग क्या है। हालांकि लर्निंग जो है हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर के जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर जो यूँ मान सकते हैं कि कुछ परिभाषाएं जो है देखने के बाद हमें ज्ञात होता है कि सीखने की क्षमता ही जो है ये बुद्धि है। तो इविंग हॉस ने जो है परिभाषा देते हुए कहा है कि सीखने की क्षमता अथवा जो है पूर्व अनुभव से लाभान्वित होने की क्षमता ही बुद्धि है। दूसरा नंबर पे जो है वह किंगम ने कहा कि सीखने की क्षमता ही बुद्धि है। और इस इसी बात को जो डियर वार्न ने जो है अपने शब्दों में कहा कि बुद्धि परीक्षण जो है वास्तविक सीख को मापता है, न कि सीखने के परिणाम का। यानी कि जो है सीखने की बुद्धि परीक्षण जो है ये वास्तविक सीख का मापन करता है, न कि जो है सीखने के परिणाम को जो है ये मापता है। तो इन परिभाषाओं से जो है एक ही बात दिया गया है, वो क्या है, बुद्धि जो है सीखने की क्षमता के अतिरिक्त ऐसी कुछ भी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी में, तो बुद्धि का मतलब केवल सीखने की क्षमता होती ही नहीं है ना, बल्कि एक समन्वय बैठाना पाना, समायोजन एडजस्टमेंट कर पाना, यह भी तो बुद्धि का ही दायित्व तो बनता है। केवल सीख लिए हो गया बुद्धि? मेरा तो मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही आगे चल के और भी कई सारे जो हैं आधार पे जो है वो बुद्धि की जो है परिभाषा दी गई है। आइए और जानते हैं तो समायोजन संबंधी परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। कोलविन जो है इन्होंने परिभाषा दी कि बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को जो है नई परिस्थिति में समायोजित होने में सहायता करती है।
वैसे ही जो है पिंटनर ने कहा कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जो उसे जीवन की नई परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजित होने में सहायता करती है। इसी बात को जो है मन ने जो है, मन एक मनोवैज्ञानिक था और इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि गतिशील अभियोजन की क्षमता ही बुद्धि है। तो इस बात से भी जो है ना कहने को है कि बुद्धि जो है केवल एक समायोजन है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जबकि सीखने के आधार पर तो बुद्धि बस एक सीखना ही है और कुछ नहीं है। फिर चिंतन से संबंधित जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया है, जिसमें जो है टर्मन और एस्टर्न का नाम जो है मुख्य रूप से आता है। तो टर्मन के हिसाब से जो है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता ही बुद्धि है, जबकि एस्टर्न ने 1914 में कहा कि नई परिस्थितियों में अपनी चिंतन क्षमता को सुव्यवस्थित करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो इन्होंने केवल जो है ये चिंतन से संबंधित जो है बातों को माना कि बुद्धि जो है केवल चिंता से संबंधित है। वैसे ही जो है समग्र योग्यता से संबंधित जो है कुछ परिभाषाएं हैं, जिसको हम डेफिनेशन रिलेटेड टू ग्लोबल कैपेसिटी, और इससे परिभाषाएं जो है ये मिला के कुछ लोगों ने दिया, जिसमें जो है वेस्लर आते हैं, स्टोडार्ड आते हैं और रैक्सनाट आते हैं। तो आइए और इनको भी हम थोड़ा सा इन परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। तो वेस्लर ने कहा कि व्यक्ति का जो है ये उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेक से पूर्ण चिंतन करने तथा अपने वातावरण के साथ जो है प्रभावपूर्ण समायोजन करने की योग्यताओं की जो है समग्रता ही बुद्धि है। जबकि रेक्स नाइट ने इसी मत का समर्थन करते हुए कहा कि बुद्धि जो है वह सामान्य तत्व है जिसमें जो है अंतर्निहित है हमारे विचारों की सभी प्रक्रियाएं, सार्थक संबंधों के जो है प्रतिपादन की क्षमता तथा सार्थक सहसंबंधों को जो है उत्पन्न करने की शक्ति। और रेवर ने 1995 में कहा, और उन्होंने जो है बीने के जो है विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि बुद्धि की जो है अभिव्यक्ति विवेक, कल्पना, सूझ और अनुकूलनीयता आदि जो है योग्यताओं के रूप में होती है। सबसे जो है इसमें जो है सबसे बेहतरीन परिभाषा वेस्लर की मानी जाती है, जिन्होंने कहा कि व्यक्ति का उद्देश्य जो है कार्य करने, व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकपूर्ण चिंतन करने और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने के जो है योग्यताओं की जो है समग्रता यही बुद्धि है। तो सबसे अच्छा परिभाषा इनका ही। इसके बाद जो है बुद्धि या फिर जो है बौद्धिक व्यवहार, इसकी जो है विशेषताएं क्या है आइए और देख लेते हैं। तो पहला नंबर जो है विशेषताओं में ये आता है सावधानी, यानी बुद्धि का मुख्य जो है एक विशेषता सावधानी है। जो व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है वो अपने वातावरण के प्रति सदा सावधान रहता है, सदा जागरूक रहता है। इसलिए वातावरण में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर अविलंब समायोजन स्थापित कर लेता है। लेकिन जो तेज बुद्धि का नहीं होगा वो समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। दूसरा नंबर है पर्याप्त जो है धारण शक्ति, जिसको हम सफिशिएंट रिटेंशन बोलते हैं। और व्यक्तिमान बुद्धि की जो एक विशेषता यह भी है कि उसमें धारण शक्ति की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वो अपने पूर्व अनुभवों को अधिक दिनों तक याद रखता है। लेकिन मूर्ख या जो है निर्बल बुद्धि के लोगों में जो है यह विशेषता नहीं पाई जाती है। तीसरा नंबर है विचारों का समीकरण। बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने विचारों का जो है सहज ही समीकरण कर लेते हैं। वह न केवल अपने पूर्व अनुभवों को याद करते हैं, बल्कि उनका जो है समीकरण करके और समस्याओं को आसानी रूप से हल भी कर लेते हैं। लेकिन मूर्ख और निर्बल जो बुद्धि के जो लोग होते हैं, निर्बल बुद्धि के, तो उन लोगों में ये जो है समायोजन, ये जो क्षमता काफ़ी कम होती है। इसके बाद है चौथा नंबर शीघ्र जो है समायोजन। बुद्धिमान व्यक्तियों में जो है अभियोजन या फिर समायोजन की क्षमता अधिक होती है। वे जटिल से जटिल वातावरण में भी अपने आप को शीघ्र समायोजित कर लेते हैं। इसके बाद पांचवा नंबर है विचारों का परिचालन, जिसको हम मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज बोलते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति का जो है एक मुख्य लक्षण यह है कि उसमें चिंतन की क्षमता अधिक होती है। अमूर्त विषयों के संबंध में वह आसानी से चिंतन कर सकता है और सही रूप में उपस्थित
उपस्थिति जो है अपनी दर्ज कर सकता है। लेकिन निर्बल बुद्धि के व्यक्तियों में इस क्षमता का जो है अभाव देखा जाता है। इसके बाद छठा नंबर है आत्म मूल्यांकन, जिसको यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन करने की क्षमता रखता है। वो अपनी सीमाओं को समझता है, वह किसी व्यवहार को जो है करने के पूर्व अपने परिणाम को जो है अच्छी तरह समझ लेता है, इसलिए वह अपने उद्देश्य को जो है प्राप्त करने में सफल होता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति में इस क्षमता का अभाव देखा जाता है। और सातवां नंबर है आत्मविश्वास। बुद्धिमान व्यक्ति में जो है आत्मविश्वास का होना भी आवश्यक है। किसी काम को जो है वह आत्मविश्वास के साथ आरंभ करता है, इससे जो है उसमें आत्मबल जो है मिलता है और कार्य की ओर जो है अग्रसर होने की प्रेरणा भी मिलती है। इसके विपरीत जो है मूर्ख या फिर निर्बल लोगों में जो है इसका अभाव देखा जाता है। आठवां नंबर है प्रबल प्रेरणा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने कार्य के प्रति जो है पूरी तरह से प्रेरित होते हैं और इसका कारण यह है कि उन्हें जो है अपनी सफलता पर पूरा विश्वास रहता है। इसके बाद सूझ द्वारा सीखना नौवां नंबर है और व्यक्ति की जो है बुद्धि की एक विशेषता सूझ भी है और मूर्ख की अपेक्षा जो है बुद्धिमान लोगों में अधिक सूझ होती है। 10वां नंबर है आविष्कार एवं निर्देशन। आविष्कार और निर्देशन भी जो है बुद्धि के आवश्यक गुण हैं और बिने ने जो है बुद्धि के इस लक्षण पर जोर देते हुए कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसमें आविष्कार और निर्देशन की जो है क्षमता वर्तमान हो। और हमारे दैनिक जीवन के निरीक्षण के बीच साक्षी हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों में जो है आविष्कार और निर्देशन की क्षमता जो है वो मूर्ख लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके बाद बुद्धि के प्रकार पढ़ने हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने कहा था कल कि बुद्धि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए और बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य रूप से बुद्धि के 3 प्रकार हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, सामाजिक व्यवहार बुद्धि। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं कि अमूर्त बुद्धि क्या होता है। अमूर्त बुद्धि को जो है सैद्धांतिक जो है बुद्धि भी कहते हैं और अमूर्त वस्तुओं के जो है विषय में चिंतन करने की जो है क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहते हैं। सभी व्यक्तियों में यह क्षमता जो है समान नहीं होती और दार्शनिकों और कलाकारों में यह क्षमता थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बात मैंने कल भी आपको बता दिया था। इसके बाद है मूर्त बुद्धि, जिसको हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं। और मूर्त बुद्धि में जो है व्यवहारिक बुद्धि इसको कहा जाता है। मूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने तथा जो है आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उपयोगी बनाने की योग्यता को ही हम क्या बोलते हैं? मूर्त बुद्धि बोलते हैं या फिर व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की योग्यता जो है एक कुशल कारीगर या फिर इंजीनियर में स्पष्ट रूप से दिखती है। छोटी बड़ी जो है सभी हस्त कौशलों में जो है मूर्त बुद्धि की आवश्यकता की जो एक खास मात्रा की होती है। इसके बाद तीसरा नंबर है सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के तीसरे प्रकार को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक नेताओं में जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और इसी योग्यता के सारे व्यापारी अपने व्यापार और राजनीतिज्ञ अपनी राजनीति में सफल हो पाते हैं। वास्तव में जो है सामाजिक बुद्धि ये व्यवहारिक बुद्धि का ही एक रूप है। कारण यह है कि व्यवहारिक सफलता के लिए सामाजिक बुद्धि आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने जो है इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि सामाजिक बुद्धि का अर्थ वह योग्यता है जो मानव संबंधों में के संदर्भ में जो है पुरुषों तथा स्त्रियों, लड़कों और लड़कियों को समझने तथा संचालित करने में सहायक होती है। वहीं किसने ने 1935 में कहा कि मानव संबंधों के जो है संदर्भ में व्यक्तियों को समझने तथा संचालित करने और बुद्धिमानी से जो है क्रिया करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। थॉर्नडाइक और एस्टीन के अनुसार जो है सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य समाज के अपेक्षाकृत संस्थानिक पक्षों के प्रति व्यक्ति की जो है अपेक्षित प्रतिक्रिया होती है। वहीं ड्रेवर ने 1964 में कहा कि सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो व्यक्तियों तथा जो है सामाजिक संबंधों के प्रति किसी व्यक्ति के व्यवहार में निहित होता है।
सामाजिक बुद्धि जो है एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्ति को जो है सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायक होती है। डॉक्टर शाही ने भी जो है 1983 में, एक भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा 1983 में कि सामाजिक बुद्धि व्यक्ति की वह योग्यता है जो उसे समाज तथा परिस्थितियों के साथ जो है प्रभावपूर्ण समायोजन बनाने में सहायक होती है। और भी कई सारे जो है घोष थे और गंगोपाध्याय थे, 1974 में इन्होंने जो है परीक्षण निर्माण किया बुद्धि वगैरह का, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। एक चिंतक में जो है अमूर्त बुद्धि, एक कारीगर में जो है मूर्त बुद्धि, और एक राजनेता में जो है सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। अब हम जानेंगे बुद्धि विकास, जिसको हम ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बुद्धि का विकास जो है ये समान गति से होता है या फिर असमान गति से होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अन्य जो है मानसिक या शारीरिक योग्यताओं की तरह जो है बौद्धिक योग्यता का विकास भी जो है एक विशेष ढंग से होता है, और भिन्न भिन्न स्तरों के जो है बच्चों में जो है बुद्धि का विकास भिन्न भिन्न तरह से होता है। प्रारंभिक अवस्था में बुद्धि विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। आयु के प्रथम जो है 4-5 वर्षों में बुद्धि का विकास जितना हो जाता है उतना आयु के किसी दूसरे भाग में नहीं होता, क्योंकि उस समय काफ़ी सारा जो है बच्चा एक्टिव रहता है और सीखने को जो है काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहता है। उसको कोई मैटर नहीं करता ये कौन क्या कर रहा है, कौन उसका हंसी उड़ा रहा है, कौन मजाक उड़ा रहा है। और 4-5 वर्ष के बाद जो है बुद्धि की विकास की जो क्रिया ये क्रमशः कम हो जाती है, पूरी तरह से रुकती नहीं, और विकास की अंतिम सीमा पर पहुंचकर और बुद्धि योग्यता जो है ये घटने लग जाती है। सामान्य बुद्धि वाले बालकों में जो है विकास की गति अधिक तेज होती है और अधिक दिनों तक जारी रहती है। इसके विपरीत जो है निर्बल बुद्धि के जो है बच्चों के विकसित निर्बल जो है बुद्धि के विकसित होने में जो है ये गति धीमी होती है और कम ही दिनों तक जारी रहती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि विकास जो है सामान्य बालकों की अपेक्षा पहले ही पूरा हो जाता है। इसी तरह जो है सामान्य बालकों का बुद्धि का विकास जो है तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा पहले पूरा हो जाता है, और अधिक दिनों तक केवल जो है तीव्र बुद्धि के बालकों का जो है बुद्धि विकास होता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो है सामान्य बालकों के जो है बुद्धि विकास की सीमा 16 वर्ष है। इसके बाद बुद्धि में जो है किसी प्रकार की प्रगति नहीं दिखती है। लेकिन जो है तीव्र बुद्धि के बालकों के संबंध में उनका विचार है कि 20 वर्ष की आयु तक बुद्धि का विकास जारी रहता है, किंतु मंद बुद्धि के बालकों में यह विकास 13-14 वर्ष की आयु तक में ही खत्म हो जाता है। तो बुद्धि और अनुभव दोनों दो हैं, और बुद्धि की मात्रा जो है 20 वर्ष और 35 वर्ष की आयु में लगभग समान रहती है, लेकिन क्या है अंतर जो है अनुभव में आ जाता है। बाद के जो है 15 वर्षों में व्यक्ति जो है अनुभवों के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो जाता है, और अनुभवों के अनुपात से जो है बुद्धि का जो है प्रसार सहज और व्यापक हो जाता है। फलता हुआ जो है अपनी बुद्धि से अधिक काम लेना सीख लेता है, और फलता जो है वो अपनी बुद्धि से अधिक काम लेना सीख लेता है, इसीलिए जो है लोग उसे अधिक बुद्धिमान समझने लग जाते हैं। तो बौद्धिक जो है विकास के संदर्भ में जान लेना आवश्यक है कि विकास की जो है अंतिम सीमा तक पहुंच जाने के बाद व्यक्ति की बुद्धि वहीं रहती है या फिर उसमें कमी आ जाती है, वो बढ़ती नहीं है दोबारा से। बुद्धि पूर्ण हो जाने के पश्चात उसमें कोई कमी नहीं होती, और बूढ़ा होने तक जो है व्यक्ति की बुद्धि में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, इतना बात जरूर है कि संवेदी तथा गतिक का शक्तियों में जो है सामान्य रूप से काम न होने के कारण जो है धारणा काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति अपनी बुद्धि का जो है समुचित उपयोग नहीं कर पाता है। इसके बाद जो है पुरुषों में जो है स्त्रियों से अधिक बुद्धि होती है, लेकिन बौद्धिक परीक्षणों से जो है इस बात का समर्थन नहीं होता है, पहले ऐसा कहा जाता था। और अध्ययनों से पता चला है कि 3 से 14 वर्ष की आयु में जो है लड़कियों की वृद्धि है जो बुद्धि जो है लड़कों से तेज होती है। इसके बाद लड़कों की बुद्धि अधिक हो जाती है, और इस संबंध में जो है कई सारे
मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन हो चुका है। अब आइए और जानते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। तो पहला है वंश परंपरा। भाई नॉर्मल सा चीज़ है कि जिन लोगों के ऐसा नॉर्मल कि नॉर्मल बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उनके बच्चे भी नॉर्मल बुद्धि वाले होते हैं। हो सकता है कि एक आध बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट बन जाए। जैसे आप भीमराव अंबेडकर को देख सकते हैं कि उनके जो है भाई बहनों की संख्या में वो 14वें नंबर पे थे। तो 14 भाई बहनों में वो सबसे बेहतर निकले, एक प्रखर बुद्धि के व्यक्ति निकले। और आनुवंशिकता में और वंश परंपरा में जो है ये गार्डेड का अध्ययन काफ़ी व्यापक है। और गार्डेड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, गार्डेड का अध्ययन क्या है। 1910 में जो है गार्डेड ने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण अध्ययन किया, जिसमें जो है बुद्धि विकास पर परंपरा का जो है प्रभाव नष्ट हो जाता है। उन्होंने यह जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि नगर के अनेक अनाथ बच्चों के जो है पारिवारिक नाम नगर के प्रसिद्ध परिवार से मिलते जुलते थे। खोजने पर पता लगा कि दोनों परिवार के का जो है स्रोत वो एक ही व्यक्ति से हुआ था, जिसका नाम था, इसका फर्जी नाम गोडार्ड ने जो है ये मार्टिन कालिकाक रखा। और वह जो है एक सिपाही था, और सिपाही था तो युद्ध के दौरान ही उसने एक मंदबुद्धि महिला से संबंध बनाए और उसी से जो है संतान पैदा की। और करीब करीब 6 पीढ़ियों के बाद उनकी संख्या जो है वो 480 हो गई, जिसमें 43 जो है ये मानसिक दुर्बल थे, 45 सामान्य बुद्धि के थे, 24 जो है शराबी थे, 3 जो है मृगीय रोगी थे, 35 स्त्रियां जो है वेश्याएं थी, और 3 व्यक्ति जो है अपराधी थे, और 8 जो है ये भिख मंगे थे। आप समझ सकते हैं। और युद्ध काल के समाप्ति के बाद जो है मार्टिन ने केकर धर्म मानने वाली जो है एक बुद्धिमान महिला से शादी की। और 6 पीढ़ियों के बाद उनकी भी संख्या जो है करीब करीब 696 यानी 500 के आसपास थी, जिसमें 3 को छोड़कर सभी बच्चे जो हैं वो सामान्य थे। और वे सभी जो है डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश या फिर जो है उच्च व्यक्तित्व वाले जो है व्यक्ति थे। तो वंश परंपरा का जो है प्रभाव ये भी जो है विकास पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा जो है डगडेल का भी अध्ययन जो है उन्होंने सिद्ध किया और उन्होंने पाया कि जिस परिवार के जो है पूर्वज मंद बुद्धि के थे उनकी संतान भी जो है मंद बुद्धि हो जाती है। और उन्होंने जो है ज्यूकेस परिवार का जो है अध्ययन किया, जिसका जन्म 1720 में हुआ था, और वह हमारा और जो है अशिक्षित व्यक्ति था। और उसका जो है विवाह वो निम्न कोटि की जो है बाजारी स्त्री से हुआ था। और 1777 ईस्वी में उसके परिवार में करीब 1200 लोग हुए। 1720 से लेकर 1877 में यानी 150 सालों में 1200 लोग हुए, जिसमें भिखमंगों की जो संख्या थी वो 310 थी, हत्यारे 7 थे, चोर 60 थे, स्त्रीहीन चरित्रहीन स्त्री जो थी वो 50 थी, और अपराधी 130 थे। तो यह देख लो। इसके बाद गाल्टन का अध्ययन है। आइए और गाल्टन के अध्ययन को हम लोग देख लेते हैं। फ्रांसिस गाल्टन एक वैज्ञानिक थे, जिनका मनोवैज्ञानिक थे, जिसका नाम था गाल्टन। गाल्टन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन में भी और बाकी 2 सेमेस्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने जो है 977 जो है उच्च कोटि के व्यक्तियों का अध्ययन किया, और 1660 से लेकर 1865 तक के अध्ययन में जज, राजनीतिक नेताओं, प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कवि इत्यादि जो है उच्च व्यक्तित्व के लोग शामिल थे। उसमें से जो है और उनका अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उनमें जो है अधिकांश संबंधी भी जो है बुद्धिमान और उच्च व्यक्तित्व के थे। जैसे 286 जज में से 109 ऐसे थे जिनमें जो है कि संबंधी जो है अच्छे पद पर थे, और उन संबंधों में 26% जो है पिता और 36% बेटे थे। तो इस सिलसिले में भी काफ़ी ज़्यादा उनका पड़ता है प्रभाव। इसके बाद जुड़वा बच्चों के पर जो है कुछ अध्ययन किए गए हैं। आइए और उनको हम देख लेते हैं। बुद्धि विकास पर वंश परंपरा के जो है प्रभाव को समझने में जो है जुड़वा बच्चों का अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलता है। जुड़वा बच्चे के बीच जो है अन्य शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों के अलावा बौद्धिक योग्यता में भी समानता पाई जाती है।
अपने सहोदर भाई बहनों के बीच यह समानता जो है अपेक्षाकृत कम पाई जाती है और चचेरे भाई बहनों के बीच में और भी कम पाई जाती है। और जुड़वा बच्चे जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है समान जुड़वा बच्चे और दूसरा है साधारण जुड़वा जुड़वा बच्चे। तो जुड़वा बच्चे जो हैं सब जो वो एक ही अंडाणु से निकलते हैं, लेकिन साधारण जुड़वा बच्चे विभिन्न अंडाणु से और शुक्राणु के मेल से जन्म लेते हैं। यही कारण है कि साधारण जुड़वा बच्चों की जो है अपेक्षा समान जुड़वा बच्चे की बुद्धि बहुत ही समानता होती है, बुद्धि में उनकी समानता होती है और वो एक दूसरे से मिलती भी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का अध्ययन। सबसे पहले थॉर्नडाइक कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, और इन्होंने जो है 1905 में जो है एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया जिसमें जो है 50 जोड़े जो है जुड़वा बच्चों की जो है वो से रिलेटेड जो है इन्होंने अध्ययन किया था। और जुड़वा बच्चों की जो बुद्धि लिप्ति का जो है बुद्धि लब्धि का मापन जो है उन्होंने 6 प्रकार के परीक्षणों के द्वारा किया, जिसमें इस तरह उन्होंने सहोदर भाई बहनों की बुद्धि लब्धि की भी जांच की। और उन्होंने देखा कि जबकि वो सभी बच्चे एक ही वातावरण में पाले गए थे, फिर भी जुड़वा बच्चों की जो है बुद्धि लब्धि में जो है सहोदर भाइयों की जो है बुद्धि लब्धि की अपेक्षा 3 गुना समानता थी। इस प्रकार जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि समानता का जो है एकमात्र कारण वंश परंपरा ही है, क्योंकि इन सभी वंश बच्चों का जो है वातावरण ये एक ही है। इसके बाद गेलेस तथा टॉपसन के जो है उन्होंने अध्ययन किया और इस मत का समर्थन होता है कि जो बुद्धि विकास पर जो है वंश परंपरा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सह संबंधन विधि है, आइए और इसको देख लेते हैं। बुद्धि के विकास पर जो है वंश परंपरा के प्रभाव को देखने के लिए सह संबंधन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा जैसे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है जिनसे किसी प्रकार का जो है पारिवारिक संबंध रहता है, व्यक्तियों की जो है बुद्धि लब्धि में जो है सहसंबंध का होना जो है इस बात का प्रमाण है कि वंश परंपरा का अधिक प्रभाव पड़ा है। और सहसंबंध को कम करने होने का तात्पर्य है कि वंश परंपरा से जो है अधिक वातावरण का प्रभाव पड़ा हुआ है। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें से पियर्सन का जो है अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1904 में एक सर्वप्रथम एक विधि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि माता पिता तथा उनके बच्चे का जो है शारीरिक मानसिक गुणों में +50 का संबंध होता है। उसी तरह जो है एक दूसरे अध्ययन में समान जुड़वा बच्चों में के बुद्धि परीक्षण से ज्ञात हुआ कि उनकी बुद्धि लब्धि में +1 का जो है सहसंबंध था। वहीं सहोदर भाइयों में +50, चचेरे भाई बहनों में +25 का जो है सहसंबंध देखा गया। जैनसन ने भी जो है बुद्धि के विकास में जो है वंश परंपरा या फिर आनुवंशिकता का जो है ये अध्ययन किया और उनकी बातों से जो है प्रमाणित होता है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गोरे बच्चों में जो है काले बच्चों की अपेक्षा वंशागत रूप से बौद्धिक योग्यता अधिक होती है। वहीं जो है इस अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि संबंध जितना भी नहीं जो है निकट होता है, व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि उतनी ही जो है बुद्धि लब्धि उनकी समानता होती है। और इससे जो है बौद्धिक बुद्धि विकास पर परंपरा का जो है प्रभाव ये भी स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चलने वाला है तो हम इसको 2 3 4 हो सकता है 3 4 पार्ट में भी आए। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा और पहला पार्ट था, फिर कल लेके आएंगे अगला पार्ट। आज के लिए इतना है।